हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इरोडोक बुक के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि स्पेशल रिलेटिविटी से है। और प्रॉब्लम नंबर 387 है ये। और क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ और उसका लिंक जो होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन का लिंक, तो एम नॉट, क्वेश्चन ये है कि एक एम नॉट पार्टिकल है, एक बॉल है या फिर कुछ भी, लेट से बॉल है, और वो रेस्ट में रखा हुआ है। वो लैब फ्रेम से देख रहे हैं तो वो रेस्ट में रखा हुआ है और वो कुछ टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट कर जाता है M1, M2 और M3 में, जहाँ पे कि ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है 3 फ्रैगमेंट्स में। तो हमें फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल M1 का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, वो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी M1 का हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये फाइंड करना है। और M नॉट का, इसका रेस्ट मास दिया गया है M नॉट और ये रेस्ट में था इनिशियली, तो ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि कब ऐसा पॉसिबल होगा कि M1 का काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाए, किस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं कि अभी सब कुछ लैब फ्रेम से काम कर रहा है। लैब फ्रेम यानी जिससे इनिशियली एम नॉट रेस्ट में था। और इसका फ्रैगमेंटेशन होने के बाद इसका मोमेंटम को P1 वेक्टर मान लेते हैं, इसका P2 वेक्टर, इसका P3 वेक्टर मान लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा पहले भी और बाद में भी। इनिशियली सिस्टम का टोटल मोमेंटम वेक्टर 0 था, तो बाद में भी क्या होगा, 0 ही होगा। फ्रैगमेंटेशन होने के बाद सिस्टम का टोटल मोमेंटम वेक्टर 0 होगा। तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लिखने से ये लिख सकते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इक्वल टू 0। इट एम्प्लॉइज दैट, इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे तो P1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ P2 वेक्टर माइनस P3 वेक्टर, मॉडुलस लेकर के स्क्वायर करेंगे। और वो सब स्टेप्स करने के बाद हमें ये आएगा, एक दो स्टेप्स करने के बाद ये आएगा कि P1 स्क्वायर इक्वल टू P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 2P2 P3 कॉस थीटा प्लस 2P2 P3 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे एक एंगल है P2 वेक्टर और P3 वेक्टर के बीच का, यानी कि M2 और M3 के बीच का जो एंगल है, M2 और M3 जिधर मूव करेगा उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है कोसाइन ऑफ थीटा। अब अगर हम देखें तो हमें काइनेटिक एनर्जी M1 का मैक्सिमाइज करना है। अगर M1 का काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है तो मतलब कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पर में, तो इसके मोमेंटम को मैक्सिमाइज करना है। तो इसके मोमेंटम को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर थीटा को वैरी करें, मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल क्या होगा। तो जब कोसाइन थीटा 1 होगा तो तब ये RHS मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब LHS मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी M1 का मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी थीटा को जीरो रखने पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि M1 लेट से, अगर ये ऐसा केस होना चाहिए जिसमें कि M1 लेट से अगर ये इनिशियली रेस्ट में था, तो M1 लेट से अगर इधर मूव करे तो M2 और M3 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। M2 और M3 का सेम डायरेक्शन होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर की ओर मूव करेगा, ये हो। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ से। लेकिन अभी भी हमें M2 और M3 के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या अलाउड है, और रिलेटिव वेलोसिटी अलाउड रखना भी चाहिए या फिर नहीं, और कितना रखना चाहिए, तो एग्जैक्टली कितना रखना चाहिए सच दैट कि M1 का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, ये नहीं पता है। तो उसके लिए M2 और M3 का के बीच का जो दूसरा बात ये रहा कि अगर M1 का काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ले इनिशियल रेस्ट एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी तो कॉन्सर्व रहेगा, जो इनिशियल रेस्ट एनर्जी था वही सिस्टम का टोटल एनर्जी बनने वाला है। इस तीनों के टुगेदर कंसिडर्ड एज ए सिस्टम का टोटल एनर्जी बनने वाला है। तो M1 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले अपने लिए। इसका मतलब यही हुआ कि M2 प्लस M3 जो सिस्टम है उसका काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगा वो मिनिमम मिल पाएगा, मतलब उससे सबसे कम किस कॉन्फ़िगरेशन में मिल पाएगा, दोनों एक ही बात हुआ। M1 को सबसे ज्यादा कम मिलेगा, इसका मतलब कि M2 और M3 को सबसे कम कब मिलेगा। तो M2 और M3 को सबसे कम कब मिलेगा,
तो हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे कि M2 और M3 सिस्टम को सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगा। तो हम लोग अभी ये फाइंड कर रहे हैं कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना अलाउड हो सकता है M2 और M3 के बीच में, और अलाउड भी होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए एक क्वांटिटी होता है जो कि इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी इनवेरिएंट रहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी अलग अलग यूनिट से फ्रेम से देखेंगे तो ये क्वांटिटी इनवेरिएंट रह जाएगा, E² - P² C²। तो ये इनवेरिएंट रहेगा। तो हम लोग M2 और M3 को ही सिर्फ अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो M2 और M3 को जब देख रहे हैं तो लैब फ्रेम से M2 और M3 का टोटल एनर्जी को E मानते हैं, और M2 और M3 का लैब फ्रेम से ही मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा P1 हो जाएगा, क्योंकि M1 का मोमेंटम P1 वेक्टर इधर, तो M2 + M3 का मोमेंटम P1 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो लैब फ्रेम से इसको लिख सकते हैं, इसको मैं E ही रहने देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि M2 + M3 का टोटल एनर्जी लैब फ्रेम से E² - P1² C²। अब जा रहे हैं इसके जीरो मोमेंटम फ्रेम में, क्योंकि ये क्वांटिटी फ्रेम इनवेरिएंट है, तो इसके जीरो मोमेंटम फ्रेम। जीरो मोमेंटम फ्रेम मतलब वो फ्रेम जिससे कि जीरो मोमेंटम फ्रेम मतलब वो फ्रेम होता है जिससे कि सिस्टम का मोमेंटम वेक्टर जीरो होगा, सिस्टम का मोमेंटम वेक्टर जीरो होगा, सिस्टम का टोटल मोमेंटम वेक्टर जीरो होगा। उस फ्रेम से देखे जाने पर में जो फ्रेम है जिससे कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम वेक्टर जीरो हो, ऐसा फ्रेम को हम लोग कहते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। तो ये जीरो मोमेंटम फ्रेम में जब जाएंगे तो तब उस फ्रेम में इसका टोटल मोमेंटम वेक्टर तो जीरो ही हो जाएगा। तो जब इसी क्वांटिटी को उस फ्रेम में लिखेंगे, अभी लैब फ्रेम से लिखे हैं, RHS में लिखेंगे जीरो मोमेंटम फ्रेम से, तो P1 जो होगा, जो कि टोटल मोमेंटम वेक्टर ऑफ द M2 + M3 सिस्टम है इन जीरो मोमेंटम फ्रेम, वो तो जीरो हो जाएगा बाय डेफिनेशन। और जो ये होगा एनर्जी स्क्वायर होगा, एनर्जी स्क्वायर क्या होगा, एनर्जी स्क्वायर हो जाएगा उसका उस जीरो मोमेंटम फ्रेम में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा M2 C² + T2 प्राइम + M3 C² + T3 प्राइम, इसका होल स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो हमें क्या करना था, हमें E² को मिनिमाइज करना था, M2 + M3 का टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करना था। तो ये मिनिमम कब होगा, जब, और P1 को भी वैरी नहीं करवा रहे हैं, P1 को सेम रख रहे हैं, बस हम कंसिडर कर रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या अलाउड है, मतलब T2 प्राइम और T3 प्राइम का वैल्यूज अलाउड है या फिर नहीं। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसको मिनिमम रखना है तो RHS को मिनिमम रखना पड़ेगा। ये तो फिक्स हो गया अभी के लिए, जिन पैरामीटर्स को वैरी करवा रहे हैं उनके लिए ये तो फिक्स हो गया। इसमें RHS को मिनिमाइज करना है। RHS मिनिमाइज कब होगा, जब T2 प्राइम और T3 प्राइम को भी जीरो ही क्यों ना भेज दे, उसी केस में RHS भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो T2 प्राइम और T3 प्राइम को जीरो भेज देंगे, T2 प्राइम और T3 प्राइम को जीरो भेज देंगे, मतलब ये जो जीरो मोमेंटम फ्रेम में हम जब देख रहे हैं तो M2 और M3 रेस्ट में है, आइडियली पूरी रेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि जीरो मोमेंटम फ्रेम में देख रहे हैं और M2 इधर जा रहा है और M3 इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। M2 और M3 पूरा का पूरा रेस्ट में ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है इसलिए टोटल मोमेंटम मिलकर के जीरो होता है, नहीं। वो टोटल मोमेंटम इसलिए जीरो है क्योंकि दोनों का इंडिविजुअली मोमेंटम जीरो है। उस वाले केस को कंसिडर करेंगे, मतलब जो T2 प्राइम और T3 प्राइम जो कि काइनेटिक एनर्जी इन द जीरो मोमेंटम फ्रेम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में E² जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि वो उस कॉन्फ़िगरेशन में M1 का टोटल एनर्जी मिनिमम होगा जब M2 और M3 एक साथ स्टक होकर के, चिपक करके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में मूव करेगा, तो तब होगा। ठीक है, ये यहाँ से पता चल गया, इसके इनवेरिएंस से पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को लिखेंगे। कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग फाइनल निकालेंगे, फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देते हैं। इनिशियली इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या था, M0 C², और
जब फ्रेगमेंटेशन हो गया तो उसके बाद टोटल एनर्जी क्या होगा, तो यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर c to the power 4 plus p1 square c square plus square root of m2 plus m3 का होल स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये है m1 का टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहाँ से है, टोटल एनर्जी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 वाला जो फॉर्मूला होता है, वहां से ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस p1 स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका p1 का मोमेंटम हो गया, और ये m2 प्लस m3 का एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक साथ स्टक होकर के एक एज ए सिस्टम मूव कर रहा है। तो m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर प्लस इसका टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम भी कितना है, p1 के बराबर है। तो ये इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस क्वांटिटी के लिए जो कि हमें चाहिए था, जो कि टोटल एनर्जी है m1 का, टोटल एनर्जी जो कि मैक्सिमम है, हमने उन केसेस को कंसिडर कर लिया जिसके लिए मैक्सिमम होगा। तो तब ये इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा इतना इक्वल टू m नॉट स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m नॉट। शायद कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही इसको सॉल्व करने पर में ये क्वांटिटी इसके बराबर आएगा, ये क्वांटिटी इसके बराबर आएगा। कुछ अगर प्लस माइनस कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो तो आप अपने से ठीक कर लेना इसे। तो ये चीज़ आएगा, यही चीज़ तो है टोटल एनर्जी ऑफ m1। तो ये आ जाएगा लास्ट में ये सब करके। तो मेन बात ये था कि ये फाइनल आंसर है। ये सिर्फ m नॉट और m1 m2 m3 पर में डिपेंड कर रहा है। p1 गायब हो चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और वो यही है, ये LHS मतलब टोटल एनर्जी ऑफ m1 बराबर ये क्वांटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो कब आया, वो हमें इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना था कि वो फाइंड करना था कि किस कन्फिग्रेशन के लिए ये जो टूट जाएगा, उसके बाद ये किस कन्फिग्रेशन के लिए m1 को, फॉर एग्जांपल जस्ट लेट से m1, तीनों में से कोई भी पार्टिकल चूज कर सकते थे, लेकिन m1 पार्टिकल के लिए इस सिस्टम में से m1 अपने लिए मैक्सिमम टोटल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो वो तब होगा जब m2 और m3 एक साथ मूव करेगा, एज ए सिस्टम स्टक होकर के एक साथ मूव करेगा। और वो क्यों करेगा, उसके लिए ये सब स्टेप्स हमने दिखाए कि इसके इनवेरियंस, ये जीरो मोमेंटम फ्रेम में जाकर के इसका इनवेरियंस को होल्ड करना है। तो उसके लिए T2 प्राइम और T3 प्राइम अगर जीरो होगा तो तब ये क्वांटिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसको मिनिमाइज करना, इसके एनर्जी को m2 प्लस m3 सिस्टम को के एनर्जी को मिनिमाइज करना मतलब m1 के सिस्टम को एनर्जी को मैक्सिमाइज करना, एक ही बात है। तो उस हिसाब से हमें फाइनली ये आंसर आ गया। तो